अगर हम कहें कि हमारी सभ्यता की कहानी सिर्फ पत्थर या कागज पर नहीं बल्कि दो चमचमाती धातुओं में लिखी है, जी हाँ, सोने की कभी न मिटने वाली चमक और चांदी की वो खास रोशनी में। ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, ये तो इतिहास को चलाने वाले दो इंजन हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता अगर हमारी पूरी कहानी, मतलब हमारे युद्ध, हमारे भगवान, हमारी सारी खोजें, सब कुछ सिर्फ इन दो धातुओं से जुड़ा होता। क्योंकि सच तो यही है, जब हम सोने और चांदी की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ गहनों या सिक्कों की बात नहीं कर रहे होते, हम इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं शक्ति, विश्वास और तरक्की के उन बुनियादी तत्वों की। अरे भाई, ये वो ही तत्व हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, देवताओं को एक रूप दिया और आज भी पता है चुपचाप हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया को चला रहे हैं। तो फिर चलिए एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे। उस दौर में जब पैसा तो था ही नहीं, तब इन धातुओं का एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं जादुई मतलब हुआ करता था। प्राचीन दुनिया में ये पवित्र मानी जाती थीं। जैसे कि प्राचीन मिस्र में, वहां सोना, जिसे वो लोग नेबू कहते थे, उसे देवताओं का मांस माना जाता था। बिल्कुल, और क्योंकि सोना कभी खराब नहीं होता, तो उसे सूरज और अमरता से जोड़ा गया। और वहीं चांदी यानी हेज, उसे देवताओं की हड्डियां माना जाता था, जो चांद की ठंडी रोशनी जैसी थी। मतलब ये सिर्फ धातुएं नहीं थी, ये तो पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीक थी। आज की तारीख में तो हम सब सोने को ही सबसे कीमती मानते हैं, है ना? लेकिन सुनिए, एक ऐसा फैक्ट है जो दिमाग घुमा देगा। प्राचीन मिस्र में एक जमाना था जब चांदी सोने से 2.5 गुना ज्यादा कीमती थी। 2.5 गुना? ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मिस्र तो सोने की खदानों पर बैठा था, लेकिन चांदी वो बाहर से आती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। मिस्र में सोने की दौलत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि मितानी के एक राजा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वहाँ सोना गंदगी से भी ज्यादा है। सोचिए, और ये बात मिस्र में चांदी की कमी के एकदम उलट थी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मिस्र की नहीं है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यहाँ सोना हमेशा से ही पवित्रता और खुशहाली का प्रतीक रहा है। इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों ऋग्वेद तक में मिलता है, और ये परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये पवित्र धातुएं ताकत का प्रतीक कैसे बन गई? मतलब देवताओं के मांस से निकलकर ये साम्राज्यों की करेंसी कैसे बन गए? इस बदलाव की शुरुआत हुई सिक्के के आविष्कार से। लगभग 650 ईसा पूर्व जब सिक्के बने तो समझो गेम ही बदल गया। अचानक हर चीज की एक स्टैंडर्ड कीमत तय हो गई। फिर आए सिकंदर महान, जिन्होंने सोने के सिक्के को दुनिया भर में फैला दिया। लेकिन असली खेल तो रोम ने खेला, चांदी के डिनारियस के साथ। इसी से उन्होंने अपनी विशाल सेना और सड़कें बनाई। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, रोमन लेखक इस बात पर बड़ा अफसोस जताते थे कि काली मिर्च और रेशम जैसी चीजों के लिए कितना सारा सोना पूरब, खासकर भारत जा रहा था। सोचिए, 2000 साल पुराना ट्रेड डेफिसिट। अब चलिए जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड में। ये वो दौर था जहां एक धातु ने, और वो थी चांदी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्पेन के राजा फिलिप फोर्थ की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। उनके लिए अमेरिका से आने वाली चांदी सिर्फ दौलत नहीं थी, नहीं, ये स्पेनिश साम्राज्य की ताकत की रीढ़ की हड्डी थी। अमेरिका से आई चांदी की इस बाढ़ ने, सच पूछिए तो, पहली ग्लोबल इकोनॉमी बना दी। इसी पैसे से यूरोप के कभी न खत्म होने वाले युद्ध लड़े गए। इसी ने प्राइस रेवोल्यूशन को जन्म दिया, मतलब बड़े पैमाने पर महंगाई, जब बहुत सारा पैसा बहुत कम चीजों के पीछे भाग रहा हो। इसी चांदी ने पोटोसी जैसे शहरों को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बना दिया। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी दौलत वहां के मूल निवासियों के भयानक शोषण की कीमत पर आई थी। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इन पुरानी धातुओं की क्या जगह है? क्या ये सिर्फ इतिहास की चीजें बन के रह गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि शायद आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। देखिए, इन धातुओं का जो पुराना आकर्षण था ना, आज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसे टक्कर देती हैं। जैसे चांदी, ये बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है, बेस्ट, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट बनाती है। और सोना, इसे आप जितना चाहें पीट कर फैला सकते हैं और इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसी वजह से ये उन हाईटेक चीजों के लिए जरूरी है जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आज के दिन सोना जाता कहाँ है?
करीब आधा तो गहनों में चला जाता है। एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंकों के पास रिजर्व के तौर पर रहता है। लेकिन वो जो छोटा सा 7% का इंडस्ट्रियल हिस्सा है ना, उसे कम मत समझिएगा। ये भले ही छोटा दिखे, लेकिन हमारी आज की दुनिया के लिए ये बेहद जरूरी है। और वही 7% यहाँ काम आता है। सोलर पैनल चलाने के लिए चांदी की जबरदस्त कंडक्टिविटी चाहिए। आपके स्मार्टफोन से लेकर स्पेसशिप तक हर चीज को सोने के भरोसे की जरूरत है, क्योंकि इसमें जंग लगता ही नहीं। और तो और मेडिकल फील्ड में सोने के नैनो पार्टिकल्स कैंसर से लड़ने और दवा को सीधे सेल्स तक पहुंचाने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं। और हाँ, इनकी फाइनेंशियल भूमिका को तो हम भूल ही नहीं सकते। जब भी बाजार में अनिश्चितता, महंगाई या उथल-पुथल होती है, तो सोना और चांदी ही दौलत को बचाने का आखिरी जरिया माने जाते हैं। ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो जब हम इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं तो हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? हम ये देखते हैं कि इन दोनों धातुओं के रोल कितने अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। सोना है वैल्यू का गार्डियन, भरोसेमंद, टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला। और चांदी है तरक्की का इंजन, कुशल, कंडक्टिव और हमेशा कुछ नया करने वाला। एक स्थिरता का प्रतीक है तो दूसरा बदलाव का। और आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि इन धातुओं की कीमत कभी कम नहीं हुई, ये बस वक्त के साथ बदल गई है। नील नदी के किनारे देवताओं का शरीर होने से लेकर हमारी ग्रीन एनर्जी और डिजिटल भविष्य के जरूरी हिस्से बनने तक। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 5000 साल तक हमारे इतिहास को शक्ल देने के बाद और हमारे आज को चलाने के बाद इन दो चमकदार धातुओं का अगला अध्याय क्या होगा? आने वाले जमाने में ये हमारी कहानी को कैसे लिखेंगे?